जी नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। हमारे साथ अवकाश प्राप्त डीएसपी परशुराम सिंह जी हैं। दोआबा की राजनीति में हमेशा चर्चाओं में हैं। आइए बात करते हैं दोआबा, यानी बात करें वर्तमान में बैरिया विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है। सर, बड़ी चर्चा है बैरिया विधानसभा में। पहले आप लोकसभा के क्षेत्र में थे, फिर बैरिया में विधानसभा को लेकर आम जनमानस में लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है कि परशुराम सिंह भी विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। क्या कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, राजनीति मेरा कोई पेशा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर सकूं, जीवन का वानप्रस्थ आश्रम है, इसलिए मैं राजनीति में आया। और मैं कोई नेता बनने का शौक नहीं है। मैं नेता नहीं, सेवक के रूप में और विकास करने के लिए नौजवानों को चेहरे पर हंसी आए, खुशी आए, शैक्षिक स्तर अच्छा हो और जो आपको व्यावसायिक शिक्षा है उस ओर कुछ कदम आगे बढ़ाया जाए। पहले तो बलिया लोकसभा के लिए मैंने तैयारी किया, चलिए किस्मत में नहीं था, नहीं मिला। लेकिन अभी तो मैं कोई चुनाव लड़ा नहीं। मेरी प्रबल इच्छा है, अब अपनी जन्मभूमि वहीं दोआबा क्षेत्र में ही मेरी जन्मभूमि है, जमालपुर गांव। तो मैंने ये सोचा है कि चुनाव 2027 का फेस करना है विधानसभा का, और मन में लालसा है कि ईमानदारी से कुछ यहाँ के लिए किया जाए। सर, आप पुलिस सेवा में थे, अचानक राजनीति कहाँ से आ गई आपके मन में? दरअसल मुझे कोई राजनीति में लाया नहीं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मैं डिप्टी एसपी था तो थोड़ा मैं सोशल पुलिसिंग पर ज़्यादा ध्यान देता था, लोगों के बीच में रहना। जब मैं रिटायर हुआ तो फिर अचानक 4-5 महीने बाद, चूँकि मेरी वाइफ का देहांत हो चुका था 2020 में, और मेरी लड़की भी PCSJ हो चुकी थी, लड़का भी सिम्बायोसिस से इंजीनियरिंग कर चुका था। मैं अकेले हो गया तो मेरे मन में हमें सदैव विचार रहता था, मैं अपने गांव से बड़ा लगाव था। तो गांव से लगाव होने के नाते मेरे अंदर आया कि जीवन के अंतिम पहर जो चल रहा है वानप्रस्थ, ईमानदारी से अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ किया जाए। और ये सोच करके मैं राजनीति में आया। राजनीति में नहीं आया बल्कि सेवा करने की दृष्टि से कार्य में लगा। चलिए, आप राजनीति में आ गए हैं। आप जब पेशे में थे तो कई सरकार आई, कई सरकार गई, कई सरकारों में आप रहे होंगे। गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, कहाँ से चीज़ें आती हैं कि आप इन जगहों पे रहे हैं। वर्तमान मौजूदा सरकार और पूर्व की सरकारों में क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए, मैं बड़ा खुले विचार का व्यक्ति हूँ। ये सही है कि जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान सरकार में श्री पूज्य योगी जी की जो सरकार है, कुछ अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन जो बुराइयां भी हैं कि जो सद्भाव होना चाहिए वो समाज से जा रहा है। अभी भी वही विषय चल रहा है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा, अभी उसी मानसिकता से हम जी रहे हैं और सभी पार्टियां वही लगभग उसी स्थिति में हैं। तो ये बड़ा मन को पीड़ा देता है कि आज आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी इन्हीं सब पचड़ों में पड़ करके और विकास की गति धीमी हो रही है। अब हमने बलिया में ही देखिए, बलिया जैसे आज के 50 साल पहले था, आज ही उसी स्थिति में है। हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब, मंत्री हैं यहाँ, पता नहीं सदर के मंत्री हैं, पार्टी के हैं। बुराई तो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सत्य पर जीने वाले लोग हैं, हम सत्यवाद कहते हैं, हम किसी की पक्ष में नहीं रहना चाहते हैं। हॉस्पिटल की दशा बहुत खराब। हम गाँव में घूमे गए, एक गांव में लोकसभा चुनाव की तैयारी में, और वहाँ एक लोकसभा की तैयारी में लड़के लड़कियां मिली तो उन्होंने कहा एक फैशन कॉलेज, डिजाइनिंग कॉलेज खुलनी चाहिए सर, आप यहाँ आए हैं तो। और बहुत सारे लोगों ने कहा जो ITI चल रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे ITI में गुणात्मक शिक्षा नहीं हो रही है, सिर्फ डिग्री मिल रही है, और हम लोग कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस लायक हो नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। और देखिए, यहाँ हम लोग चूँकि 2 नदियों के पवित्र स्थल हैं के बीच के रहने वाले हैं, शारीरिक रूप से हम लोग सक्षम हैं, लेकिन हमारे यहाँ जनघनत्व ज़्यादा होने के कारण कृषि कम है।
कृषि कम है तो हमारे यहाँ अधिकतर लोग व्यवसाय में लगना चाहते हैं। अब जैसे पहले कोल फील्ड था तो लोग धनबाद बहुत सारे लोग रोजगार पाए, अब वो कार्यक्रम बंद हो गया। फिर लोग जूट मिल्स में कलकत्ता गए, वहाँ भी लगभग काम जूट मिल्स के बंद हो गए। तो आज हमारे बलिया में बेरोजगारी है। हम जाति धर्म के चक्कर में पड़ करके किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। हम सदैव पढ़ते रहते हैं, बड़े सारे रिसर्च पेपर पढ़ते रहते हैं। अब जैसे बताएं, मैं बड़ा बनारस में था जिस दिन, तो बनारस में पुल गिर गया था, कई लोग मर गए थे और कई गाड़ियां दब गई थी। आखिर ये किसका दोष था? उसमें दंडित कौन हुआ? इंजीनियर जेई। चेक कौन किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या हुआ? जब मोरबी में, गुजरात में 140 आदमी मर गए और मोरबी बीजेपी की एक सरकार है, और उस पुल का निर्माण तो पहले हो चुका है, लेकिन उसका जो है रिपेयर करने के लिए एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया गया, जिसके पास ना स्किल है और जिसके पास ना अनुभव एक्सपीरियंस है। 140 आदमी चले गए। बिहार में पिछले 13 दिनों में, 3 महीने पहले 7 पुल गिरे। तो मेरा मानना है कि ऐसे बॉम्बे में हुआ, तो ऐसा क्यों होता है देश में? कि इसलिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विश्व स्तर का नहीं है। हम जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफा हम ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है और हम जीरो टॉलरेंस करते हैं, तो यहाँ मैं थोड़ी सी बुराई करना चाहूँगा कि अगर जीरो टॉलरेंस कमी को उजागर, तो ये बुराई नहीं है, ये बल्कि एक कमी मैं बता रहा हूँ, और उसको सरकार को सोचना चाहिए। आज हम पार्टी में हैं, तो पार्टी में है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीज़ें गलत सही सब उसी में समाहित हो जाएं। हम इस विचार से यहाँ नहीं आए हैं। पार्टी टिकट दे ना दे इसका कोई मेरे ऊपर सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अवसर देंगे तो हम करके दिखा देंगे। ये आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपका निशाना केंद्र सरकार की तरफ है, जो पुल का निर्माण केंद्र सरकार की, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं, आप खामियों को गिनवा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बीजेपी सरकार कैसे बनी? सिर्फ भगवान राम की मंदिर के नहीं, उसमें योगदान ये भी था कि उसकी अगली गवर्नमेंट में थोड़ा सा गुंडागर्दी अराजकता थी, इसी आधार बनी। लेकिन आज की जो है, अगर हम किसी भी पार्टी में जाएं और सिर्फ पार्टी जो कहती है कहते रहें, वो मेरी उम्र अब नहीं है, अब वो संघर्ष नहीं है। लेकिन जो सत्य है वो तो कहना पड़ेगा। जो सच्चाई है वो उसको आप उजागर नहीं करेंगे तो फिर आंखें किसी की खोलेंगी कैसे? सरकार की भी आंखें खोलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस पार्टी में हैं तो अंधविश्वास करके आप गलत को गलत, सही को सही ना कह करके आप गलत को सही कहें, सही को गलत कहें, तो ये अच्छी बात नहीं आती है। ये चूँकि आप जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं वो धरती जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण की है, और आज़ादी की बात हुई, संघर्ष की बात हुई, किसानों के मुद्दे पर, गरीबों के मुद्दे पर हमेशा लोकनायक जयप्रकाश नगर ने एक बिगुल बजाया। क्या उनके बताए हुए रास्ते में कोई चल रहा है या नहीं? अच्छा ये बताइए, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप सिर्फ जयप्रकाश नारायण की बात न कीजिए, श्री कौशल किशोर सिंह अमर शहीद, जिनके नेतृत्व में 22 लोग शहीद हुए 18 अगस्त 1942 को, 18 अगस्त 1942 को। और मरने वालों में आप देखिए तो वहाँ ब्राह्मण भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, सारी जातियों के लोग हैं। वो राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के प्रति कितनी बड़ी भावना थी। आज हम बिखर क्यों गए? आज कोई आंदोलन सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं बलिया में? तो वो जयप्रकाश जी जब आए तो उन्होंने कांग्रेस सरकार की अराजकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक क्रांति, एक तरह का मुहिम पैदा किया। लेकिन हम तो बात करते हैं कि उस समय की, कि देश की आज़ादी के लिए कितना सभी जातियों ने भाग लिया। वो सद्भाव कहाँ है? उसमें मुस्लिम भी मरे थे,
हम यह नहीं है कि हम उनको जो खराब हैं, जो गलत है उनके खिलाफ उनको दंडित करिए, लेकिन रही बात इसकी, सद्भाव भी होना जरूरी है विकास के लिए। और आज के दल में, सभी राजनीतिक दल में वो सद्भाव लाने का काम नहीं हो रहा है। अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो आपको भारतीय जनता पार्टी बेहद लगा। हाँ, ये सही है। अगर तुलनात्मक अगर हम बात करते हैं तो जितने भी देश में राजनीतिक दल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और काम करने का तरीका ठीक लग रहा है। आप चूँकि लॉ एंड ऑर्डर से भी रहे हैं, चूँकि कानून व्यवस्था के तहत रहे हैं, तो वर्तमान में मौजूदा समय में कानून व्यवस्था ठीक है या नहीं आपकी नज़र में? देखिए, मौजूदा समय में कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतर है और बहुत सुधार भी हुआ है। देखिए, कार्रवाई छोटे अपराधियों के खिलाफ, तुच्छ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो हमेशा होती थी, लेकिन बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, ये मुझे नहीं लगता ये भारतीय जनता पार्टी बल्कि योगी जी की इसको व्यक्तिगत इसका हम श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि हमने उनको देखा है। हमने उनको मतलब कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है या नहीं? खत्म हो गया है, कोई माफिया राज नहीं है, कोई नहीं माफिया। श्रेय खुद सीएम योगी हैं। हाँ, सीएम योगी को ही देना चाहिए। कुछ योगी जी जब गोरखपुर आए थे तो गोरखपुर में माफियाओं की धरती थी। शिकागो के बाद सबसे ज़्यादा मर्डर वहाँ होता था। आप घर बनाए जाएंगे उसका भी टैक्स लेते थे। वहाँ ठाकुर और पंडितों का गैंग चलता था, एक ओम प्रकाश पासवान, ये 3 गैंग थे, गिरोह थे, माफिया थे। और मेडिकल कॉलेज पर इनका कब्जा, हॉस्पिटल पर इनका कब्जा। योगी जी ने बहुत तरीके से, बहुत झेलते हुए सिस्टम से इसको नेस्ता नाबूद किया और मेडिकल कॉलेज को सुधारा और बनटांगिया के गांव को बहुत समृद्ध किया, बसाया, गरीबों को उनको ज़मीन दिया, स्कूल दिया, स्वास्थ्य का सेंटर दिया। फिर और सबसे बड़ी बात, उनके पीरियड में उन्होंने एक गोरखपुर में आके ये किया जो सबसे अच्छी, कि इंसेफ्लाइटिस से हर साल 500-1000 लड़के मरते थे। आज वो दशा नहीं, वो दूर किया। जबकि उसका टीका आपको 1896 में बन गया था, लेकिन भारत में आते आते 100 साल लग गए। यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का हॉस्पिटल बना, आधुनिक। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में योगी जी ने माफिया से मुक्त करके बहुत सुधार किया और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी मशीनें कंप्यूटराइज हो गया, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। एक सवाल और आते हैं, जो कि आप चूँकि पेशे में थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे, आज के मौजूद देखें जूनियर से ज़्यादा सिपाही, महिला कांस्टेबल तमाम लोग थे। सामाजिकता दौर में कुछ अनुभव की ज़रूरत है, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जो ट्रेनिंग का रूट है, ट्रेनिंग की जो रूटीन है, उसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है। हम सोशल और ह्यूमैनिटी पर एजुकेट नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि काम के घंटों में कुछ कमी करिए, जैसे वो तनाव कुछ मुक्त रहें। इन सब चीज़ों में आप संख्या बल अगर देश की तुलना में देखिए तो विश्व के बहुत सारे देशों में 500 पर 2 पुलिस है, यहाँ नहीं है अभी भी। तो बहुत सारी चीज़ों हैं जो टेक्निकल चीज़ें अब आई हैं आधुनिकता में, तो जो मॉडर्नाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, अब उस अनुसार पुलिस को भी ढलना पड़ेगा। देखिए, हम करीब 11 जिलों में रहे हैं, 34 वर्षों तक लगभग पुलिस में सेवा की है। मेरा मानना है कि अगर आप व्यवहार से रहिए, इन 34 जिलों में 34 वर्षों में मेरे विरुद्ध कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ, किसी ने कोई झंडा नहीं उठाया और मैं लगातार फील्ड में रहा। मैं कभी साइड में मेरी पोस्टिंग नहीं रही। मैं बड़ा गरीब घर का था, कोई बड़ा अमीर घर का नहीं था। मेरे फादर कांस्टेबल थे, मेरे बड़े भाई पुलिस में ही रह के उत्तर प्रदेश की जनता के लिए शहीद हुए थे। तो क्या नाम था पूरा उनका? श्री रविंद्र कुमार सिंह था। लखनऊ के हजरतगंज में वो शहीद हुए थे मुठभेड़ में, बनवासों से मुठभेड़ होते हुए। तो रही बात ये कि हमने इस देश को, इस प्रदेश के लिए अपना परिवार खोया है, तो मैं उसी नियम से, हम तो अपने यहाँ नहीं, हम बलिया में, मैंने कई बार फेसबुक पर लिखा है इस बात को कि हम जिम्मेदार, इसका कौन है, तो इसके जिम्मेदार है बलिया का विकास ना होने का।
सबसे बड़े अवरोध हैं नेता, राजनीतिक लोग जो अपना घर भर रहे हैं, चाहे यहाँ पूर्व सांसद हो, चाहे वर्तमान सांसद हो, और चाहे कोई भी हो, चाहे आज मंत्री हैं, एक ही मंत्री हैं भाजपा से यहाँ, वो स्वयं अपना घर भरने में लगे हैं। ये कोई दो राय नहीं है, मैं मुंह पे कह दूंगा और बाहर भी कहता हूँ, मैं लिखता भी रहता हूँ। बहुत लोग उनका नाम दूसरे तरीके से भी लेते हैं। क्या टिप्स है उनके लिए, सुझाव क्या, अगर ऐसा हो रहा है जनता अगर के लिए? अरे भाई, वो जब आए थे तो उन्होंने कहा बलिया को बॉम्बे बना देंगे, इन्होंने तो तालाब बना दिया, गढ़ा बना दिया। ददरी का मेला फेमस मेला है, विश्व का दूसरे नंबर का मेला है, और उस मेले के पहले सड़कों को कंप्लीट होना चाहिए। 1.5 साल पहले आपने सड़क खुदवा दी किनारे, आज वहाँ नाली में रात में महिलाएं हमारे सामने 2-3 गिर गई। तो आप क्या करके गए हैं यहाँ? और आप यहाँ महोत्सव मना रहे हैं, महोत्सव में क्या हो रहा है? धन लूट हो रही है। बलिया महोत्सव में धन लूट, नंगा नाच, अश्लीलता परोसी जा रही है। ये कोई राजनीति है क्या? और हर प्रकरण में आपकी बात समभाव से काम करिए, विकास करिए। यहाँ के लिए विकास है। कटहर नाला का आपने आश्वासन दिया, 3 साल से 3.5 साल से आप मंत्री हैं, आपने कुछ नहीं किया। आप अपने घर का विकास देखिए, अपने परिवार का कितना विकास कर दिया आपने। पार्टी के मुखिया भी तो नहीं कर रहे। अगर ठीक है, जनप्रतिनिधि अगर काम नहीं कर रहे हैं, सांसद मंत्री काम नहीं, तो जो ऊपर बैठे लोग हैं उनका क्या जिम्मेदारी बनती है? भाई देखिए, राजनीति है ये बहुत, ये इसमें जो आ गया ये दलदल है। मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं सेवा के भाव से आया हूँ और लड़ाई लड़ूंगा। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मुझे ये बन जाए, मैं ये बन जाऊँ। इसके लिए मैं पहले ही आपसे बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल लोग एक जिम्मेदार हैं। जो विकास में कहीं भी कमी रह गई है, सारे पॉलिटिकल लोग जिम्मेदार हैं। 1960 में सिंगापुर आज़ाद हुआ। आज सिंगापुर विश्व की 4था एक्सपोर्ट करने वाला कंट्रीज है। चाइना हमसे बाद में आ जाए, कहाँ है? हम कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं? क्या इनको नहीं देखना चाहिए? लोकल मुद्दे पे आ जाते हैं कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र 2 नदियों से घिरा है, घाघरा और गंगा से। हमेशा वहाँ बाढ़, कटान, अग्नि, तबाही का मंजर होता है। बरसात के दिनों में कटान बाढ़ और गर्मी के दिनों में झुग्गी झोपड़ियाँ जल के राख हो जाती हैं। आज भी वहाँ के लोग धरना प्रदर्शन और सरकार से मांग करते हैं कि हमें अस्थायी रूप से एक आवास मिल जाए। तो आपकी नज़र में है कि आवास मिलना उनको? देखिए, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन इसमें यह है कि सबकी आलोचना करने पड़ेगा मुझे। आप आज़ादी के 76 वर्ष बाद ये समस्याएं हैं, पहले से आज तक हैं। क्यों भाई? जिन गांव में बाढ़ है किनारे, वो झोपड़ी मड़इयों में रहते हैं, आगजनी तो होगी ही। उसके लिए उपाय क्या किया? इसके लिए कई जगह अग्निशमन केंद्र बनाना चाहिए। कई जगह अग्निशमन केंद्र बनाना चाहिए, जो व्यवस्था नहीं हुई। चाहे नीरज जी सांसद रहे हों, चाहे मस्त जी सांसद रहे हों, चाहे भरत जी सांसद रहे हों, किसी ने कुछ नहीं सोचा। हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी खराब है। मैं आज के जो अगला, सरकार दावा करती है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत बढ़िया, दवा है, डॉक्टर हैं, सब कुछ है। देखिए, दावा करना तो भाई पॉलिटिकल लोग तो झूठ बोलते हैं। अगर दावा है तो आप यहीं के रहने वाले हैं, आप इस हॉस्पिटल को क्या रेफरल सेंटर के सिवा कुछ मान सकते हैं क्या? आप इसको रेफरल सेंटर मानेंगे। उसी तरह सोनबरसा में, दोबा में एक हॉस्पिटल है। सोनबरसा CSC पे कितनी व्यवस्थाएं हैं। मैं अगले हीट वेव में था, हमारे चचेरे बाबा की तबीयत खराब हुई हीट वेव में, तो गाड़ी में AC था, तो AC चला के उनको जान बचाया। और उस चबूतरे पर वहाँ एक ही हैंडपम्प है, और चबूतरे पर लोगों को लोग ले आते थे, चबूतरे पर लेटाते थे, और 5 मिनट के अंदर मैंने 9 लोगों को मरते देखा हीट वेव में। 9 लोगों को हीट वेव में, और उनको बोतल से पानी डाला जा रहा था। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, और वहीं पर सांसद जी का घर है। क्या व्यवस्था है? मेरे आंखों के सामने।
तो अभी सामने क्या दिख रहा है आपको? जैसे बाढ़ की स्थिति आप बता रहे हैं, तो बाढ़ की स्थिति के लिए क्या 76 वर्षों में कोई बाढ़ कि आप नहीं समझ पाए कि की स्थिति में जो आपने बताया अग्निशमन यंत्र से ही वहाँ की व्यवस्था सुधर जाएगी, और भी कुछ चाहिए? और सी चीज़ें हैं। अग्निशमन केंद्र है जाए, उनको अलग अलग जगह ज़मीन दे करके बसाया जाए। एक ही गांव में अगर जगह नहीं है, अलग आ जाए, बंधे को निर्माण किया जाए, एक बंधे का निर्माण हो, ठोकरों का निर्माण हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई गांव हैं ऐसे, गांव नहीं है कि पूरे दोआबा में बाढ़ आ रही है। कुल गिने चुने 26 गांव हैं जहां पर बाढ़ की समस्या है, कुल 26। अब आपको बताएं तो दुबे छबरा 3 करोड़ रुपया आया था बंधे के लिए, कहाँ गया पैसा? वो बंधा कहाँ है? किसने खाया? तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं की गई। जैसे आप चाहते होंगे रामगढ़ से लेकर दुबे छपरा तक जो NH के पास में जो बंधे हैं उस पे लोग झुग्गी झोपड़ी लगा के उनके छोटे छोटे बच्चे बड़े वाहनों के साथ गुजरते हैं, वो जीवन और मौत से लड़ रहे हैं। वही तो मैं बता रहा हूं कि उनको स्थापित कहीं कर देना चाहिए। आज आप एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, आप उनको स्थापित करिए कहीं। ये भी तो आ जाता हो वहाँ के विधायक सपा के हैं तो भाजपा क्यों करे? मैं तो सारे राजनीतिक दल को कह रहा हूँ, सारे राजनीतिक दल को कह रहा हूँ, कोई एक राजनीतिक दल को नहीं है। विकास के काम में, मानक में ये जाति और पार्टी का कोई मतलब नहीं। सबको कुछ करना चाहिए, सबको ना। तो किसी ने नहीं किया। अच्छा, बाढ़ पे ठोकर से हर साल पैसा लगाने से उसका अस्थायी निस्तारण है या कुछ और भी है? देखिए, दुनिया के कई देशों में बाढ़ आती है, बाढ़ की विभीषिका भी रहती है, लोग मरते भी हैं दुनिया में। रेलवे स्टेशन पुराना था सुरेमनपुर, वहाँ बाढ़ आई और वो स्टेशन छोड़ के दूसरा स्टेशन बना। क्या उस स्टेशन की रेलवे लाइन के ट्रैक को हम टेक्निकल रूप से उसको मजबूत करके, और क्या हम बाढ़ की विभीषिका को नहीं रोक सकते, कटान को? उस समय टेक्निकल, मेरे पास तो सब कुछ मौजूद था। फिर आज 40 साल लेट क्यों हुआ? आज जो बंधा टूटा था शताब्दी पास, जो चांदियर चौकी के पास, किसकी कमी से टूटा था? बालू की सड़कें हैं, तो आप ऐसी जगह जहाँ पर पानी का प्रेशर है वहाँ ठोकर क्यों नहीं पहले बना देते? परशुराम जी, सवाल ये है कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि अगर जिम्मेदार हैं, फिर जनता का क्या होगा जो रो रहे हैं? देखिए कौन सुने? देखिए, राजनीति में आम जनता दोषी है, हम आम जन को दोषी मानते हैं। इस मामले में इसलिए मांगे कि वो जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, इस आधार पर वोट करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा। और इनको यह कहना चाहिए जो प्रतिनिधि ईमानदार हो, तुम्हारे प्रति लायल हो, उसको आप सहयोग करिए। ये पार्टी वार्टी मत देखिए। अगर आप पार्टी देखेंगे तो सारी पार्टियों एक हैं, सब नारा देते हैं कि गरीबी हटाओ। और गरीबी, मुझे याद है कि 84 में राजीव गांधी जी के ज़माने से गरीबी, और इंदिरा जी के ज़माने से गरीबी हटाओ, गरीबी हम मिटा देंगे, ये कर देंगे भारत को। आज भी गरीब उतना ही है, बढ़ गया। और जब देश आज़ाद होता 37 करोड़ की आबादी थी, आज हमारी आबादी 1,40,00,000 है, 1,40,00,000 है, 140 करोड़ की आबादी है ना? तो आज इतनी आबादी है और परसेंटेज 80,000 को आप खादान दे रहे हैं खाने के लिए, 80,000 लोगों को दे रहे हैं ना। तो ये माना जाए कि 80,000 लोग गरीब हैं, तो बढ़ गए। फिर गरीबी हटी कैसे? तो गरीबी हटने का मालूम है कि आप हर घर में एक लड़के को रोजगार दीजिए, चाहे स्वरोजगार दीजिए, चाहे उसको बैंक के माध्यम से लोन करके स्वरोजगार करे या किसी कंपनी में काम करे। घर में नौकरी का सवाल पहले भी उठा था, सरकार उस तरफ बढ़ नहीं पाई। देखिए, उसका कारण क्या है? देखिए, अब इसी में थोड़ी हम बुराई करना चाहेंगे, आलोचना भी करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 118 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक लेकर के भारत इतने के बीच की आयु में 64% इंडिया के लोग हैं, आते हैं। 64% मानव श्रम। इस मानव श्रम का, और इस बात को
आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह विश्व के मंच पे चढ़ाते हैं कि हमारा देश नौजवान है, लेकिन वो जो 64% लोग हैं उनके लिए आपने किया क्या? उस मानव श्रम का प्रयोग क्यों नहीं किया? ऐसी भारत की जब आबादी इतनी है, चाइना ने किया, रसिया ने किया, आपको सिंगापुर ने किया, उस मानव श्रम का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? डिजिटलाइजेशन आप कर रहे हैं, वेरी गुड, वो तो भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में अच्छा काम है, लेकिन इस मानव श्रम का यूज करने के लिए कोई कमेटी, कोई टीम, कोई टेक्निकल क्यों नहीं काम किया जिनके चेहरे पे खुशी आए, रौनक आए, देश आगे बढ़े, हमारा नौजवान तैयार हो रहा है, नौजवान शादी योग्य हो रहा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, भटक रहा है। इस सवाल पे बात हो रही थी। अब उसका कई कारण है कि गुणात्मक शिक्षा नहीं, पॉजिटिव शिक्षा नहीं है, न पॉजिटिव शिक्षा की व्यवस्था ही है और न ही मानव श्रम का प्रयोग करने के लिए, मानव श्रम का यूज कैसे किया जाए, न इसके लिए कोई योजना है किसी सरकार की। योगी सरकार की व्यवस्थाएं पटरी पे हैं या पटरी पे हैं? क्या स्वास्थ्य बेहतर उत्तर प्रदेश में बात करें, चूँकि आप भी राजधानी में रहे हैं, लखनऊ में रहे हैं, गोरखपुर में भी रहे हैं, तो मौजूदा सरकार जन समस्याओं को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर पूरी तरह से आगे है या कुछ कमी है? देखिए धीरे धीरे इन 7 वर्षों में स्वास्थ्य पे भी काम हुआ है, लेकिन जिस अनुरूप होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाया। शिक्षा पे भी काम हुआ है और आपको एजुकेशन पे भी बहुत सारे काम हुए, कृषि क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन जो मेन समस्या हमारी रह गई बेरोजगारी, वो उस बेरोजगारी में आपने नौकरी तो दी लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। पूज्य योगी जी की सरकार जब से बनी है तब से उत्तर प्रदेश में बहुत सारा सुधार आया, बहुत सारा इन्वेस्ट आ रहा है, लाइन ऑर्डर ठीक हुआ है, लेकिन नौजवानों के चेहरे पर अभी हंसी नहीं आ सकी और रौनक नहीं है। इस पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में जो पलायन हो रहे हैं, नौजवान जो अब घर छोड़ के किसी अन्य जगह पर नौकरी के लिए जा रहा है, नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कैसे रोका जाए? अब देखिए यही बात मैंने शुरू में किया था कि 1942 में बलिया देश में सबसे पहले आज़ाद हुआ। और आपको ये भी जानकारी है कि हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा शहादत देने वाला, सबसे ज़्यादा शहादत महाराष्ट्र में सलोरा है डिस्ट्रिक्ट, और दूसरे नंबर बलिया, और तीसरे पर पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर, सतारा, बलिया। और जिस आज़ादी में की लड़ाई में बलिया के हर व्यक्ति ने, हर जात के लोगों ने अपनी शहादत हजारों हजार की संख्या में दी, आज बलिया कहाँ खड़ा है? हमारे पास रोजगार नहीं है, क्यों? ना ही हमारे पास इतनी कृषि है हमारे लोगों के पास कि वो कृषि से ही परिवार का भरण पोषण कर सके। तो यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे छोटे आपको खोलना पड़ेगा। तो बड़े लंबे चौड़े होते हैं। देखिए हिंदुस्तान इसलिए जाना जाता है और हिंदुस्तान के नेता भी इसलिए जाने जाते हैं, आश्वासन देना, लॉलीपॉप, और इसलिए दुकानों पर लॉलीपॉप बिकता भी ज़्यादा है, लड़के शुरू से ही खाने लगे हैं। अब इसके बारे में हम, चलिए मैं और दूसरे सवाल पे आता हूँ। अभी 1942 की बात होती है, जो 1942 में आज भी स्मारक बना हुआ है। जो शहीद हुए लोग, जिनकी शहादत हुई, हर साल आप 18 अगस्त को वहाँ शहादत दिवस पे श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाते हैं। जिनके परिवार से शहादत हुई, उनके परिवार की कंडीशन क्या है? क्या उनके गांव की क्या कंडीशन है? उनके नाम पे क्या हुए? क्या मैसेज गया? अगर सही बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोग्राम चला शहीदों के घर जाने का। मैं सबके घर में अकेला हूं जो सबके घर गया। बहुत लोगों के घर जाने की सड़क नहीं थी कि है? नहीं है, और कुछ में नहीं थी। और मूर्ति लगा देने से एक आध जगह
उस शहीद परिवार के प्रति अच्छी कृतज्ञता नहीं हुई। वो भारत की इस आज़ादी का और सभी लोगों का जो शहीद हुए, हम लोग ऋणी हैं कि उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, कोई स्वयं के लिए नहीं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी एक के घर चला गया, गाड़ी सुधरा, फूल माला लादा, अपना स्वयं लाद लिया और चल दिया। फॉर्मेलिटी। मैं तो सभी के घर गया और सबको सम्मानित किया, और बलिया में बिशुनपुरा जो गांव है, उनके घर के आगे तालाब था, गड्ढा था, उनको निकलने का रास्ता नहीं था। हमने उन शहीद के लिए बीडीओ से मिल करके, ग्राम प्रधान से मिल करके हमने पूरी तालाब में से सड़क निकलवाई है। काम हुआ है वहाँ पे, हमने कराया है। बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। एक शहीद परिवार का घर का नाली का विवाद था, करीब 30-40 वर्षों से नाली का विवाद था। गांव के लोग काम नहीं कर पाते राजनीति में, जातिगत भावना से, पार्टी की भावना से। मैंने खड़े होकर बैठा के सबको बैठा के 4 घंटा पंचायत करके मैंने कराया। तो अब आप फिर विकास में बेहतर कैसे हो, बैरिया विकास में कैसे बेहतर हो, बैरिया एक नाम कैसे कमाए, बैरिया का सम्मान कैसे बढ़े, बैरिया और आगे कैसे जाए? अब देखिए, एक छोटी सी 2 लाइन बताता हूँ। विकास जो नाम की जो वस्तु है, वो इच्छा से होती है। इच्छा, निस्वार्थ। मुझे लगता है कि मैनेजर सिंह के बाद कोई ईमानदार नेता नहीं आया दोआबा में। लेकिन उस समय सरकारों के पास देश में इतना संसाधन नहीं था, पैसा नहीं था। अब तो लोग एक बार सांसद हो जाइए, एक बार विधायक हो जाइए, एक बार मंत्री हो जाइए, तो 7 पीढ़ी का इकट्ठा हो जा रहा है। चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, सब में यह हालत है। सारे मंत्रियों विधायकों का यही हालत है। तो कैसे विकास होगा? विकास पर सोचिए ना। एक रिसर्च टीम बनाइए कि कैसे हो सकता है। एक टीम बनाइए, रिसर्च टीम बनाइए, रिसर्च करें कि इसको हम कैसे करें, क्योंकि बलिया की भौगोलिक स्थिति दूसरी है कि यहाँ सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। अब सबको आना नहीं पड़ेगा, जिसका सरकार है, जिसकी सत्ता है, उसको तो आना ही पड़ेगा। डिमांड मांग कौन करेगा? डिमांड इसलिए तो रिसर्च टीम है कि रिसर्च टीम यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए एक रिसर्च टीम को बनाया जाए, जिसमें अच्छे साइंटिस्ट हों, पढ़े लिखे लोग हों, हर फील्ड से आदमी जो रहें। एक टीम वो सोच के बताएं कि यहाँ के लोगों को चेहरे पर रौनक कैसे आएगी, बाढ़ से कैसे निजात मिलेगी, आगजनी से कैसे निजात मिलेगी, स्कूल में शिक्षा में सुधार कैसे होगा, व्यावसायिक शिक्षा कैसे आएगी। इसके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, टीम बनाए, रिसर्च सेंटर खोलना पड़ेगा। लोकल मुद्दे बात करते हैं। ब्लॉक, तहसील, थाना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये तीनों जनता से सीधा जुड़ा है। ब्लॉक विकास के लिए जाना जाता है, थाना कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, और तहसील भी जो समस्याएं हैं, छोटे मोटे दाखिल खारिज से लगाए, जमीन की नपाई से लगाए, लेखपाल कानून को सब। दोआबा में हमेशा देखा जाता है इसी की समस्या, कोई तहसील में घूम रहा है, कोई ब्लॉक में घूम रहा है, कोई थाने पे घूम रहा है, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? देखिए, जनता को सबसे ज़्यादा मतलब होता है इन्हीं 3 सेंटरों से, ब्लॉक, तहसील और थाना। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं लोग, आकंठ। कैसे होगा? दिखावटी रूप में 2-4 लोग बंद हो जा रहे हैं। हम यही नहीं समझ पाते हैं, पानी नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? क्या होता है? पानी सदैव ऊपर से नीचे आता है, तो भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे आता है। लेकिन सरकारें क्या सोचती हैं, नेता क्या सोचता है कि नीचे से ऊपर जाता है। तो जब आपकी सोच ही ठीक नहीं तो आप सुधार कैसे कर पाएंगे? कोई IAS IPS पकड़ा गया भ्रष्टाचार में, पकड़ा गया तो उसका काम खत्म हो गया। कौन SP DM है, कमिश्नर है, कौन है जो बिना पैसे काम कर रहे हों?
थानेदार नहीं उनसे मिलने जा रहा होगा, इंस्पेक्टर नहीं कमरे मिलने जा रहा होगा, वहाँ आपने कौन कितनी रेड डलवाई? आपने प्रॉपर्टी सबकी जांच कर ली, तो प्रॉपर्टी किसके पास कितनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? सब दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी रखे पड़े हैं। तो आप कहाँ, ये इच्छा शक्ति कहाँ है? कमजोर लोगों का क्या होगा जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है? देखिए, धीरे धीरे विचार परलोहित हो रहा है। आप महसूस किए होंगे कि हम लोग जब बचपन में थे, मेरी भी उम्र 60 साल हो गई, तब से आज जागरूकता बढ़ी है, बढ़ेगी। अच्छे लोग जितनी राजनीति में आ जाएंगे, 10% भी अच्छे लोग घुस गए। आपने देखा कि पहले नेताओं ने माफियाओं का यूज किया, फिर माफिया स्वयं नेता बन गया, वो भी खत्म हो गया। अब अच्छे लोग 10% भी राजनीति में आ जाएंगे, तो जो जितने बुरे नेता हैं ये अपने आप डाउन हो जाएंगे। सवाल है कि संपत्तियों की जांच होगी, हो भी रही है। आप मानव संपदा पोर्टल पे आप सारी चीज़ें डिटेल्स में लिए जा रहे हैं कि कौन क्या सरकारी नौकरी में है। बात हो रही है, क्या विधायक और सांसद निधि जनहित में बेहतर है या नहीं? बेहतर है, हम यूज नहीं सही से कर पा रहे हैं। विधायक निधि तो बेहतर है। हम यही पीड़ा है मुझे भी कि ये जो 20 साल के नेता मंत्री हैं, इनकी संपत्तियों की जांच क्यों नहीं हो रही है? इनका महल जैसा घर कहाँ से बन गया? इनके कौन करेगा जांच इसकी? तो वही बता रहा हूँ, जिन्हें संपत्ति से जांच करा रही वही सरकार, इनकी क्यों नहीं कराती है? फर्जी आंकड़ा से क्या मतलब है? IAS PCS इंजन, इनको भी जो बड़े लोग हैं इन पर भी तो कुछ इस तरह के। देखिए, ये बहुत बड़ा काकस है, बहुत बड़ा एक काकस है जिसको मेरे बस में नहीं तोड़ पाना। हम भाषण दे सकते हैं, लेकिन इस काकस को जो एक मिले हुए हैं, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यानी भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होने में बहुत लंबा समय लगेगा। हिंदुस्तान में लंबा समय लगेगा, और यही मेरी छवि को खराब कर रहा है। नहीं तो दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्र है, विभिन्नताओं से भरा हुआ एक राष्ट्र है। पहले के समय में बहुत कम खर्च में चुनाव लड़े जाते थे, जनता के बीच लड़े जाते थे। बात करें तो गुड़ पानी पे भी चुनाव हम लोग मतलब लोग पहले लड़ा करते थे, और दरवाजे जाके वो भाव था, वो मिलन था, वो सद्भाव था, वो व्यवहार था, वो संबंध था। लेकिन आज की जो राजनीति है सिर्फ पैसे पे डिपेंड हो गई है। भाई, वजह यह है कि वही तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जनता की गलती है, आम जन का। जनता कैसे अपने आप में बदलाव लाए? बिकना छोड़ दीजिए, जनता के बदलाव के लिए बिकना छोड़ दीजिए, सही डिसीजन लीजिए। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, यही दया शंकर जी थे। ये अक्सर कहते हैं पैसे से चुनाव जीता जाता है, तो इनकी बात सही है। तो वर्तमान स्थिति यही चल रही है। तो जो ये कह रहे हैं इसके मतलब सही है कि अगर आप पैसे से चुनाव जीता जा सकता है तो दयाशंकर जी सही हैं, सही बात बोल रहे हैं। तो इसमें दोष जनता का है। आप अगर पैसा देखते हैं या काम देखते हैं, अच्छा व्यक्ति देखते हैं, अच्छा व्यक्ति जानना चाहते हैं, अपना प्रतिनिधि अच्छा चुनना चाहते हैं, नहीं चुनना चाहते हैं, तो आपके हाथ में है। आप जाति धर्म इस पर चले जाएंगे तो सब गड़बड़ा है। आपने मेरे इंटरव्यू में बार बार दयाशंकर जी का नाम लिया, तो और भी पूर्वांचल मिनिस्टर हैं भाई। यहाँ तो एक है, यहाँ बलिया की हम बात करते हैं, विशेषकर बलिया पे मेरा आपका जो इंटरव्यू है संस्कार है बलिया पे है, तो बलिया में यही एक है। सारी अपेक्षा इन्हीं से हैं, और जब ये अपने विधानसभा को ठीक नहीं कर पाएंगे तो दूसरा नजीर क्या देंगे? आपकी विधानसभा का एक और मुद्दा है, शराब और बालू को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहता है। तो कभी वहाँ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह शराब और बालू को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, शहीद स्मारक बसंतपुर पे कुछ क्या क्या आई थी। तो शराब बालू पे ज़्यादा फोकस रहता है। देखिए, मैं नेता तो हूँ नहीं, नेता हूँ नहीं ना, इतने दिन से राजनीति कर रहा हूँ। प्रशासनिक इकाई में था, जो हल्ला मचा रहे हैं वही तो ये सब फैलाए भी हैं। जो हल्ला जिस चीज़ का मचा रहा है वही तो इस काम को लगाए हैं, बढ़ाए हैं। जो हल्ला मचा रहा है, जन्म देने वाले यही लोग हैं, यही लोग हैं, यही लोग आज हल्ला मचा रहे हैं। हम बहुत सदाचारी। जनता जानती है, जनता जानती है सच्चाई क्या है। सच्चाई जनता को पता है।
बहुत लंबी बात होगी दोस्तों। हमारे साथ परशुराम सिंह जी हैं। दोआबा की राजनीति पे, पूर्वांचल की राजनीति में तमाम मुद्दों पे बात हुई। तो दोआबा वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा लास्ट में? भाई, मैं भी प्रयास में हूँ 2027 में कि जनप्रतिनिधि बनकर कुछ करके दिखाऊं इन लोगों को। तो हमारा उनसे यही रहेगा कि मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। अगर मैं मैदान में रहता हूँ तो आशीर्वाद वो दें, और मैं उनसे वादा करता हूँ कि उनके चेहरे पर खुशी में ला के छोड़ूंगा। देखिए, एक सवाल आता है नेताजी कि वादे सारे लोग करते हैं पब्लिक से। मैं जब जाता हूँ उनके बीच में, कहते हैं लोग कहते हैं चुनाव के आने के पहले बहुत सारे वादे होते हैं कि मैं बहुत बेहतर कर दूंगा, ईमानदारी से काम करूँगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नजर ऐसा क्या आ जाता है कि लोगों में बदलाव आ जाता है। तो क्या ये चीज़ें पब्लिक की तरफ से, आप क्या कहेंगे? अच्छा, जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने देखा है, देख लिया है, वो भी वही बात कर रहे हैं, तो वो क्यों विश्वास कर रहे हैं? हम तो अभी कोई चुनाव लड़े नहीं, हम तो जनप्रतिनिधि अभी बने नहीं, तो मुझे ट्राई करने में मिशन तो आपका है। हम मिशन है, तो मुझे उन्होंने देखा कहाँ कि मेरे बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। विश्वास कैसे करें? जैसे सारे लोग के साथ हुआ, फिर आपके साथ हुई हो, तो दोबारा मौका ना दें। एक बार तो आदमी झांसे में आएगा ना। नहीं, झांसे की कोई बात नहीं, दोबारा मौका ना दें। मैंने तो एक फेसबुक पे डाला था, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सही आज 18 अगस्त है, शहीद स्मारक पर सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ की मिट्टी का सौगंध ले लें कि 1 रुपया भी जीवन में सार्वजनिक जीवन बेईमानी नहीं करेंगे अपने परिवार के लिए। कोई तैयार नहीं हुआ। ये तो सर्वविदित है कि मैंने प्रेस में दिया था, और मैंने फेसबुक पे डाला, मैंने व्हाट्सएप पे डाला कि शहीद स्थापना दिवस आज सब मनाते हैं, आप उसी दिन सारे नेता दोआबा के सौगंध खा लें कि सार्वजनिक जीवन में कोई अपने परिवार के लिए नहीं करेंगे। यहाँ कौन नेता है जो दागदार नहीं है? बलिया का स्टेशन का सिरमौर वो बना था, वही गिर गया 1.5 महीने बाद ही। कौन इसको लूट रहा है? तो दोस्तों, अब उनके लड़के को चुनाव अब लोग खड़े कर रहे हैं कि मेरे संतान को दे दीजिए, जिससे खानदानी चीज हो जाए। कोई अपनी लड़की को लड़ा रहा है, राजनीति में आगे ला रहे हैं। तो आप ये आपके घर का है क्या? ये तो पब्लिक को सोचना होगा ना। तो यही तो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि जो भी दोषी हैं वो आम जन है। आम जन को प्रतिकार करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात गीता में भी कही गई है। ये कोई हमारे शब्द नहीं, भगवान कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में कहा है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके पहले पांडवों ने क्या मांगा था? 5 राज दे दीजिए। फिर उन्होंने कहा 5 कुछ नहीं देते तो 5 गांव ही दे दीजिए। क्या ये भी नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा 5 घर ही दे दीजिए। उन्होंने कहा ये भी नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा युद्ध के सिवा कोई चारा नहीं। तो आपको लड़ना तो पड़ेगा, प्रतिकार करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। अपने लिए नहीं तो अपनी अगली पीढ़ी के लिए करना पड़ेगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात हो रही थी बैरिया की राजनीति पे। परशुराम सिंह जी विभिन्न मुद्दों पे बात हुई, किस तरीके से जनता को जागरूक होना होगा और बेहतर नेता चुना होगा, जिस पर लेके कई मुद्दों पे बात हुई। तो हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार। ठीक है।